मुख्य आरोपी कब गिरफ्तार होगा? आप समझ गए होंगे, हम बलिया कांड की बात कर रहे हैं। बलिया का गोली मार अब तक फरार चल रहा है और पिछले करीब 68 घंटे से आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह फरार है। उसका कोई सुराग अब तक नहीं पता चला है। आरोपी धीरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश के कई जिलों में सघन छापेमारी चल रही है। पुलिस की कई टीमें धीरेंद्र की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं और इस बीच 15 अक्टूबर को बलिया के दुर्जनपुर गांव में भरी सभा में जो कुछ भी हुआ था उसका एक सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि चीख पुकार मच गई मौके पर? न्यूज़ 24 आज आपको एक ऐसा सॉलिड सबूत दिखाने जा रहा है जिसके बाद आरोपी धीरेंद्र का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। देखिए 15 अक्टूबर को बलिया के दुर्जनपुर गांव में कैसे मौत का खेल खेला गया था। 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे के आसपास बलिया के दुर्जनपुर गांव में हुए मर्डर का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। बलिया में उस दिन क्या हुआ, हंगामे की शुरुआत कैसे हुई, गोली किसने चलाई, गोली कब, कहां से और कैसे चली, आज आप इसका पूरा प्रमाण देखेंगे। जगह बलिया का दुर्जनपुर गांव, समय दोपहर करीब 2 बजे। 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के आसपास कोटे की दुकान के लिए दुर्जनपुर गांव में सभा बुलाई गई थी। गांव की ज्यादातर लोग सभा में मौजूद थे। एसडीएम, सीओ भी पहुंचे थे। कोटे की दुकान पाने के लिए 2 पक्ष भी अधिकारियों के सामने थे। अब तक दुर्जनपुर गांव में सब कुछ शांत था। खेतों के बीच सभा हो रही थी। गांव के पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब पब्लिक मीटिंग में पहुंचे थे। यहां तक सब कुछ शांत था। इसके बाद की एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिए। तभी एसडीएम और सीओ सभा में पहुंचते हैं। आला अधिकारियों के साथ खाकी भी तस्वीर में साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे शांति टूटने लगती है। अचानक शोर बढ़ने लगता है, हंगामा बढ़ जाता है। बवाल की शुरुआत सबसे पहले कुर्सियों को तोड़ने और लाठी डंडों के साथ होती है। तभी फायरिंग की आवाज आती है और फायर होते ही भीड़ में भगदड़ मच जाती है। पुलिस जो है करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी। और युवा जनता की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए। बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पर थे। हंगामे के बीच कुछ लोग एक शख्स को लेकर आते नजर आते हैं। ये वही शख्स था जिसे आरोपी धीरेंद्र सिंह ने गोली मारी थी। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आरोपी धीरेंद्र सिंह साफ साफ नजर आ रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक धीरेंद्र की गन से निकली गोली ने ही एक शख्स की जान ले ली। आपको दूसरी वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गोली मारने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद भी आरोपी फरार हो गया। सवाल यही है कि गोली कांड का मास्टरमाइंड फरार कैसे हुआ, वो पुलिस के चंगुल से कैसे बच निकला। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस अब तक क्यों उसे पकड़ नहीं पाई है। खाकी 56 घंटों से खाली हाथ क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये रिपोर्ट आपने देखी
और ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद हमारा ये था कि उस दिन, घटना वाले दिन मौके पर क्या हुआ था, कैसे गोली चली, किसने चलाई, मुख्य आरोपी अब तक फरार है, पकड़ में नहीं आया है। तो आज न्यूज़ 24 सवाल ये उठा रहा है कि आखिर क्या वजह है, कितने घंटे बावजूद भी मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। क्या पुलिस का तंत्र कमजोर हो गया है या फिर इस मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से अनिला सिंह जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं और एक्स डीजी यूपी विभूति नारायण सर भी जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अशोक तिवारी आपके पास आ रही हूं। बड़ा सवाल यही है, कितने घंटे हो गए हैं, मुख्य आरोपी अब तक पकड़ में नहीं आया है, वजह क्या है, कहां चूक हो रही है? क्या पुलिस की तरफ से कोई ढिलाई बरती जा रही है या फिर उसको कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी तक अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक बड़ी मदद उसको भी दी जा रही है, जिसकी वजह से अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दूसरी अहम बात यह भी है कि कल जो आजमगढ़ के डीआईजी हैं सुभाष चंद्र दुबे, उनसे बात हुई थी। उनका यह कहना था कि अब लगातार उनकी टीमें जो है वो हर एक जगह पर जहां पर उसके होने की संभावना जताई जा रही है वहां पर दबिश दी जा रही है। लेकिन कल के दिन की अगर आप बात कीजिए तो कल बहुत ज्यादा गहमा गहमी बलिया शहर में देखने को मिली, जब कचहरी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। उस दौरान एक खबर यह भी आई कि हो सकता है कि मुख्य आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर दे, तो पुलिस की तरफ से पूरी घेरेबंदी की गई जो जिला एवं सत्र न्यायालय है उसके आसपास और इसके अलावा जहां जहां पर उसके होने की संभावना है। डीआईजी का यह भी कहना है कि उसके निकटस्थ जो भी लोग थे उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा जो बिहार राज्य है उसकी पुलिस से भी संपर्क किया गया है, क्योंकि जिस गांव में यह घटना घटित हुई है वहां से बिहार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है कि धीरेन्द्र सिंह भाग के बिहार की तरफ गया हो। तो कई टीमें गठित की गई हैं और कोशिश इस बात की जा रही है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि कुछ लोग की गिरफ्तारी का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा था। बीते दिनों ये कहा गया था कि धीरेन्द्र सिंह के 2 भाई और इसके अलावा कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये जरूर है कि पुलिस के हाथ कोई लीड जरूर लगी है, लेकिन वो अभी इसको बताने को तैयार नहीं है कि उनके पास क्या लीड है। लेकिन सुभाष चंद्र दुबे जो डीआईजी है आजमगढ़ के, वो लगातार बलिया में कैंप कर रहे हैं और कल उन्होंने इस बात का दावा किया था कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, आरोपी को हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है अशोक तिवारी, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए अशोक तिवारी जो इनपुट हमें दे रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि इतने घंटे हो गए हैं, 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, 70 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार है। हो सकता है कि वो दूसरे राज्य भागकर चला गया हो। आज मैं राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले विभूति सर मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए आपने शुरुआत से इस पर अपनी नजर बनाए रखी है। घटना वाले दिन आसानी से ये आरोपी फरार हो जाता है तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में और अभी तक पकड़ में नहीं आया है। सर इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से जाति और जी सर ठीक है, सर से अभी संपर्क टूट गया है। मैं दोबारा सर आपके पास आऊंगी, लेकिन सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूं। अनिला सिंह जी के पास में मैं बाद में जाऊंगी। क्या वजह आपको नजर आ रही है? इतने घंटे हो गए हैं, धीरेन्द्र अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और जो मेरे सहयोगी अशोक तिवारी इनपुट दे रहे हैं कि हो सकता है कि भागकर वो बिहार चला गया हो, तो इसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? पुलिस का तंत्र कमजोर है या फिर विधायक जी लगातार उसको बचा रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर पुलिस का कतई तंत्र कमजोर नहीं है विपनेश जी, क्योंकि पुलिस तो शासकीय सत्ता के संरक्षण में उसको एस्केप कराया है, आपके सामने उसको भगाया है। 6 पुलिस वालों ने पकड़ा था, वो वीडियो भी आपके पास है। तो वो तो पुलिस का मजबूरी है, वो राजनीतिक संरक्षण उसको है। और जिस तरीके से कल विधायक जी आपके सामने है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं और मैं तो इनके साथ खड़ा हूं और आखिरी दम तक रहूंगा, रोने लगे, गाने लगे, थाने में बैठे हुए हैं। और कल की जो स्थिति बनी थी कि अगर आप लोगों का दबाव नहीं होता तो कल ही वो बलिया के कोर्ट में सरेंडर कर देता। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये पुलिस के मुंह पर और शासन के मुंह पर, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर बहुत बड़ा करारा तमाचा होगा अगर वो कहीं पर भी सरेंडर कर देगा। वो अपने आप को अगर कोर्ट में सरेंडर करेगा, जो कि पुलिस भी चाहती है, विधायक भी चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ, पुलिस को पूरा मालूम है वो कहाँ है,
विधायक जी को पूरा मालूम है वो कहाँ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हमारा स्पष्ट आरोप है कि जिस तरीके से खुलेआम बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह बेरिया उसके संरक्षण में लगे हैं और आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े अधिकारी के मुंह से, मंत्री के मुंह से, मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है कि साहब आप क्या नाम नहीं। सुरेंद्र जी, तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है, उसका समर्थन कर रही है, उसको बचा रही है? पूरी तरीके से हमारा पुष्ट आरोप है, आधिकारिक आरोप है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उस अपराधी को बचाने में लगी है। क्यों बचाएगी एक अपराधी को पार्टी? सर क्यों बचाएगी? मैं बताता हूँ अपराधी को क्यों बचाएगी पार्टी? इसका भी पुष्ट कारण है। सुरेंद्र सिंह बेरिया के आप उस बयान को देखिए कि वीरेंद्र सिंह हमारा एक मजबूत कार्यकर्ता है। हमारे विधानसभा के चुनाव में और हमारे लोकसभा के चुनाव में उसने हमको जिताने की पूरी कोशिश की और वो हमारा कार्यकर्ता रहा। एक बात। दूसरी बात, जो सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ और अखिलेश यादव किसी एक जाति के साथ खड़े हैं तो मैं उस जाति के साथ खड़ा हूँ, क्यों नहीं खड़ा हूँगा। और तीसरी बात कि वो मेरा कार्यकर्ता है और लगातार उसके वो सुरेंद्र सिंह जी तो बहुत स्पष्ट रूप से ये प्ली ले रहे हैं कि वो अभियुक्त नहीं है, वो आरोपी नहीं है, वो पीड़ित है, उसका परिवार पीड़ित। जांच से पहले कोई ऐसे क्लीन चिट नहीं दे सकता। अनिला जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सुरेंद्र सिंह राजपूत सीधे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर ये जात का एंगल लाया गया है कि आप यादवों के साथ खड़े हैं तो हम क्षत्रियों के साथ खड़े हैं। देखिए, यहाँ पर मैं दो बात कहूंगी, या मैं कहूंगी कि मैं तीन बात यहाँ पर कहती हूँ कि सबसे पहले जो अपराधी होता है, अगर उसने अपराध किया है तो वो किसी जाति या धर्म का नहीं होता। हमारा जो कानून है वो जाति और धर्म पर आधारित नहीं है। यहाँ कोई शरिया लॉ नहीं चलता है। अपराधी अपराधी होता है। जिन धाराओं के तहत उसको गिरफ्तारी उसकी की जाती है या जो भी अपराध किया है उसके ऊपर मुकदमा चलता है और सजा मिलती है। ये समझ लेना चाहिए विरोधी दलों। आप आरोप लगाइए, आप सत्ताधारी सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, पर उसके लिए भी बुद्धि चाहिए होती है। परंतु मैं निरंतर देख रही हूँ जितने भी विरोधी दल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, वो ये कह रहे हैं नहीं सुरेंद्र सिंह ने अपने घर में धीरेन्द्र सिंह को रखा है, नहीं धीरेन्द्र सिंह को सुरेंद्र सिंह ने बिहार पहुंचा दिया है। अरे भाई, पूरी मीडिया की नजर इस पूरी घटना पर है। एक एक पल की खबर जो है वो मीडिया पे चल रही है। अगर आप लोग आरोप लगाते हो तो उसमें थोड़ी बुद्धि भी इस्तेमाल कर लो। आरोप ऐसा तो लगाओ कि जो थोड़ा जेन्युइन लगे। हाँ, आप सारा ट्रायल यहीं पर कर देंगे, आप एडवोकेसी भी करने लग जाएंगे। हमें मालूम है कि कांग्रेस का क्या चरित्र है। हमने हाथरस में देख लिया है किस प्रकार मन गढ़ंत कहानियां, चाहे वो गोंडा का केस हो, चाहे वो हाथरस का केस हो। जी सुरेंद्र जी, बताइए, आप उंगली उठा रहे हैं, बोलिए क्या कहना है आपका, बोलिए। जो सत्ता का जो अहंकार होता है ना जी, वो दूसरे को बुद्धिहीन और खुद को बुद्धियुक्त बनाने की हमेशा कोशिश करता है। ये क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कोई नया शगल नहीं है। सत्ता के अहंकार में ये लोग भूल जाते हैं कि अगर ये बुद्धि वाले हैं तो मीडिया भी और विरोधी दल भी बुद्धि रखते हैं। सच बात यह है कि इस तरीके की अहंकारपूर्ण भाषा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण करते हैं उससे आरोप और पुष्ट होता है। हम अपने तरफ से तो कोई आरोप नहीं लगाए हैं विपनेश। जो सुरेंद्र सिंह ने कहा है, आधिकारिक रूप से कहा है, आपके चैनल पर कहा है और चैनलों पर कहा है, उसको हम बात बता रहे हैं आपके सामने। और उसके बाद बुद्धि, तर्क, विवेक की बात तो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। अनिला जी, क्या सत्ता का अहंकार आ गया है जो सुरेंद्र सिंह जी बात कह रहे हैं? पार्टी के निर्लज और मैंने तो सीधी सी बात कही कि अगर आपको आरोप लगाना है, आप मतलब जो विरोधी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो आरएलडी हो, अगर आपको आरोप लगाने, आप बिल्कुल आरोप लगाओ, परंतु आरोप ऐसा तो लगाओ जिसमें कुछ तो सत्यता दिखाई दे। यहाँ तो बिल्कुल कोई धरातल नहीं, कुछ नहीं, हवा में आरोप लगा देना। और मैंने बताया ना, इनके आरोप जो है सिद्ध हो गए ना कि कितना ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। दो जगह का तो मैंने उदाहरण अभी बैठे बैठे दे दिया है। ये जो षड्यंत्र चल रहा है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, उसका उत्तर केवल और केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार। ठीक है, सुरेंद्र जी उंगली उठा रहे हैं, मैं अनिला जी आऊंगी आपके पास। नहीं करना है। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो ना तो वो अपराधी और ना अपराध, दोनों चीज को यहाँ पर नहीं देखना। बलिया गोलीकांड में आजमगढ़ के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे का बड़ा बयान सामने आया है। डीआईजी ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता, जी हां, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पहली प्राथमिकता धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी है। साथ
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी का सरेंडर नहीं होगा बल्कि उसकी गिरफ्तारी होगी। न्यूज 24 से खास बातचीत में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि दूसरे पक्ष का केस तभी दर्ज होगा जब आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इतने दिन हो गए, क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, प्रयास लगातार जारी है। बहुत जल्द ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। हमारी टीम ने बहुत तगड़ा शिकंजा कसा हुआ है, जिसका रिजल्ट है अभी तक 2 आरोपी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो उनके कलीग्स थे उनको 216 आईपीसी में भी भेजा जा रहा है, जिनके शरण देने की संभावनाएं थी। पुलिस की कार्रवाई द्रुतगति से लगातार छापेमारी की चल रही है। बहुत जल्दी ही फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोई लीड मिली है सर क्या? ये भी कहा जा रहा है कि जो गांव था दुर्जनपुर, उससे बिहार बहुत नजदीक है, बिहार जाने की संभावना जताई जा रही है कि वो भागे होंगे वहां पे, या ये इनपुट आ रहा है कि बलिया में ही है? देखिए, लीड के बारे में तो नेचुरल वे हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। हम इतना ही कहेंगे कि बहुत जल्दी ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा उक्त सभी जो 6 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्तार से दूर हैं और जो हत्या में नामजद हैं, उन सब के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम तत्काल प्रभाव से कल रात कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही रिजल्ट सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा। अच्छा, पीड़ित पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ उसमें कई लोगों की मिलीभगत रही, साजिशन इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इस तरह का भी इनपुट है सर क्या? देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि इस मामले में शासन द्वारा बहुत कड़े कदम उठाए गए हैं। वहां पर उपस्थित सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है, विभागीय जांच की जा रही है। उसकी और उसके कलीग्स की अरेस्टिंग की है। उसके और उसके कलीग्स की अरेस्टिंग तत्काल प्रभाव से श्योर कराने के बाद हम लोग जो भी एप्लीकेशंस है या जो भी किसी का और का मेडिकल है, निश्चित रूप से जांच करेंगे और जो तथ्य सही पाए जाएंगे, सही तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल पहली प्राथमिकता जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। बाकी सारे बिंदु जांच के हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ ये कोशिश कर रही है कि जो मुख्य आरोपी हैं उनके साथ जो सह आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सके। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बलिया, न्यूज 24। देखिए, पुलिस का यही कहना है कि तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी फरार है। क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? क्या उसको बचाने की कोशिश की जा रही है? सवाल हम ये उठा रहे हैं लगातार। विभूति सर, अब मैं आपके पास आ रही हूं। पहले आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी सर। जो सवाल मैंने पहले आपसे पूछा था, अब भी वही सवाल मैं पूछ रही हूं। कहां चूक हो रही है सर? देखिए, जाति और राजनीतिक हस्तक्षेप, ये दो एक सामाजिक यथार्थ है उत्तर प्रदेश पुलिस या भारत भर में पुलिस के संदर्भ में। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि शुरुआती जो निष्क्रियता थी पुलिस की, उसमें इन दोनों का असर था। जो मुख्य अपराधी है वहां के स्थानीय विधायक का खास है, विधायक ने खुद इसको स्वीकार किया है। विधायक सत्ता पार्टी के हैं, एक खास जाति के हैं। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि सारी जो निष्क्रियता थी ये इसी वजह से थी और ये सरकार ने उचित ही किया कि उन लोगों को दंडित कर दिया। लेकिन अब लग रहा है क्योंकि मीडिया में काफी खींचा नजर हो गई, बाहर काफी हाय तौबा मची है और ये दावा खंडित होने लगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। तो अब सरकार सक्रिय हुई है और अब हमें ये जो डीआईजी आजमगढ़ कह रहे थे, मुझे लगता है कि हमें उनका विश्वास करना चाहिए। अब वो उसे गिरफ्तार करेंगे और उनके पास जरूर कोई ना कोई सूचना होगी। नहीं सर, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपने करीब से ऐसे मामलों को देखा है। तो क्या जब इस तरीके के अपराधी होते हैं, जिस तरीके से उसका बयान आया, वीडियो रिलीज किया, कल वो सरेंडर करने वाला था, अभी तक वो मिल नहीं पाया है, मौके से आसानी से फरार हो जाता है, तो क्या उसकी मदद हो रही है लगातार? देखिए, एक तो स्थानीय विधायक ही मदद कर रहे हैं, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। दूसरे, वहां का ये इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वहां की इन्फ्लुएंशियल जाति से संबंधित है, तो इसको निश्चित रूप से अपने समाज में, अपनी जाति में इसको एक अच्छा समर्थन हासिल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो लिहाजा वो बचा हुआ है अभी। ठीक है, इस पर मैं अनिला सिंह जी से जवाब जरूर लेना चाहूंगी। अनिला सिंह जी, सुरेंद्र सिंह विधायक हैं और इस तरीके के बयान देते हैं, मैडम, जनता के नुमाइंदे अगर अपराधियों की मदद करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे यकीन होगा? नहीं, सुरेंद्र सिंह जी को देखिए, मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि कंट्रोवर्शियल बयानों में नहीं पढ़ना चाहिए, पर उनकी आदत है
और आदत इसलिए पड़ गई है क्योंकि कोई भी घटना हो, कहीं पर भी हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी कोई घटना होगी तो मीडिया जो है तुरंत उनके पास पहुंचता है, क्योंकि उन मीडिया को पता है कि वो कंट्रोवर्शियल बातें करें। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर वो दिन भर चर्चा का एक विषय हो जाता है। वजह यह है कि अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। हाथरस का जब मैं कवर कर रही थी तब भी उन्होंने बेटियों के लिए विवादित बयान दिया। अब अपराधी का लगातार बचाव कर रहे हैं, अक्सर बोलते हैं लेकिन पार्टी लाइन से हटकर बोलते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्या वोट प्यारा है इसीलिए? विपनेश जी, उनके खिलाफ एक्सप्लेनेशन उनका हुआ या एक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है। बोलिए सुरेंद्र जी, जल्दी से बोलिए, वक्त की कमी है। सुरेंद्र जी बोलिए, आप उंगली उठा रहे हैं काफी देर से। दीजिए ना, आप बोलने तो दे नहीं रही हैं। मैम वक्त की कमी है, मुझे थोड़ा कम रिएक्शन लेना होगा, कम शब्दों में बोलिए। निदा का दोहा था ना कि रस्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता आज की डेट में विरोधी दलों में साजिश देखते हैं, मीडिया में साजिश देखते हैं, कोई घटना हो जाए वो चाहते हैं कि सुरेंद्र सिंह बयान जो दे रहे हैं, मीडिया वाले जाते हैं उनको बयान लेने के लिए, लेकिन वो ये चीज नहीं देखना चाहते कि सत्ता समर्थक लोग कितना साजिश रखते हैं। मीडिया में जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, हाथरस की घटना को फेक कहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह में दही जमी होती है, उसको वो कुछ नहीं कहते। सुरेंद्र सिंह विवादित बयान हाथरस में देते हैं, बलरामपुर में देते हैं, संविधान के खिलाफ देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उल्टा मीडिया के ऊपर बोझ धर दिया जाता है। ये सत्ता का जो अहंकार है, साजिशें सत्ता रच रही है। रात में बेटी के शव को जला देते हैं और ठीक है अनिला जी, जल्दी से अब अपनी बात करिए, अपनी बात रखिए मैडम जल्दी से। जी देखिए विपनेश जी, यहाँ पर झूठ, फरेब और षड्यंत्र की राजनीति हाथरस में अगर किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है, वो सबने देख लिया है। और दूसरी बात सुरेंद्र जी, आप यहाँ पर बैठकर तय नहीं कर सकते हैं कि हाथरस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है ना, हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा ना सत्यता। देखिए सुरेंद्र जी बीच में नहीं बोलिए। ठीक है मैडम, वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अगर राजनीतिक संरक्षण इनको मिलता रहा अपराधियों को, तो फिर जनता कैसे सुरक्षित हो पाएगी, कैसे देश सुरक्षित हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सबको मिलकर गंभीरता से इस बारे में सोचना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।